हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारे चैनल में। हम जो टॉपिक्स कवर कर रहे हैं उसमें हमने पहले पढ़ा था कि सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट के बाद हमने जो कवर किया था टॉपिक था वो हाई कोर्ट। आज हम उसी सीरीज में कवर करने जा रहे हैं पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट को हम लगभग 3 से 4 वीडियो में कवर करेंगे क्योंकि ये काफ़ी बड़ा चैप्टर है और सबसे ज़्यादा क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो पार्लियामेंट से पूछे जाते हैं, चाहे वो स्टेट का हो चाहे किसी सेंटर की जॉब का हो। ठीक है, तो हम आज जो समझेंगे पार्लियामेंट में राज्यसभा है इसको समझेंगे। राज्यसभा में जो भी जितने भी फैक्ट्स हैं जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं वो मैं सब इसमें तो चलिए शुरू करते हैं। तो देखो, अगर हम बात करें पार्लियामेंट की, राज्यसभा की, तो राज्य पार्लियामेंट को जो बताया गया है वो पार्ट नंबर 5 जो है 5 और आर्टिकल नंबर 79 से लेकर 122 तक, यानी 79 से लेकर 122 तक, और भाग 5 में जो है वो पार्लियामेंट के बारे में बताया गया है। कैसे पार्लियामेंट को बनाया जाएगा, कैसे कितने इसमें सदस्य होंगे, उन सदस्यों को कैसे चुना जाएगा, ठीक है, उन सभी के बारे में, पूरी प्रोसेस के बारे में आर्टिकल्स के द्वारा बताया गया है। हम बात करते हैं कि पहली बार जो हमारी राज्यसभा बनाई गई थी वो कब बनाई गई थी। तो पहली बार राज्यसभा जो बनाई गई थी वो 3 अप्रैल 1952 को बनाई गई थी। अच्छा, राज्यसभा है तो ये एक ऐसा हाउस है कि इसको कहा जाता है कि एल्डर्स हाउस है, ठीक है, और भी कई नामों से, जैसे काउंसिल ऑफ स्टेट्स एंड परमानेंट हाउस। परमानेंट हाउस इन द सेंस कि ये कभी भी डिसॉल्व नहीं होता। जैसे क्या है कि लोकसभा जो है वो हर 5 साल बाद डिसॉल्व हो जाता है, यानी 5 साल हुए, 5 साल के बाद उनको उसको डिसॉल्व किया जाएगा, फिर एक दोबारा से इलेक्शन होगा, फ्रेश इलेक्शन, सब नए जो एमपी सिलेक्ट होकर आएंगे, फिर वो आगे करेंगे। लेकिन राज्यसभा के केस में ऐसा नहीं है। राज्यसभा में क्या है कि उसकी जो 1/3 मेंबर्स हैं राज्यसभा के, वो हर 2 साल बाद रिटायर हो जाते हैं, ठीक है, यानी कि ऐसा एक परमानेंट बॉडी है जो कभी भी डिसॉल्व नहीं होती है, कंटिन्यू चलती रहती है। अब इसमें क्या है कि यहाँ पर एक क्वेश्चन ये उठता है कि हर 2 साल बाद जो है वो 1/3 इसके मेंबर अगर रिटायर होते हैं, तो जो पहली बार हमारी राज्यसभा बनी थी यानी कि 1952 में, तो उस समय पर कैसे किस किस को कहा गया था कि भाई 1/3 मेंबर की अगर बात करें तो प्रेजेंट में अगर 245 मेंबर हैं तो लगभग 81 मेंबर जो हैं, यानी कि 1/3 का मतलब हो गया 81 मेंबर को हर 2 साल में रिटायर होना होता है, ठीक है। तो पहली जो राज्यसभा बनी थी उस समय किस किसको हटाया गया था, कैसे कह सकते हैं कि भी एक बार कोई चुनकर अगर आ गया है तो उसको ऐसे तो हटाया नहीं जा सकता। तो यहाँ पर एक लॉटरी सिस्टम हुआ था, और उस लॉटरी सिस्टम में ये देखा गया था कि जिन जिन के नाम की पर्ची निकली है उनको बेसिकली रिटायर किया, उनको मतलब हटाया गया। हटाने का मतलब है कि उनको हटाया गया था और दोबारा से उन्हें अपॉइंट कर दिया गया था, ठीक है। तो उनका जो पीरियड था वो अब से चालू हो गया था, ना कि पहले की 2 सालों से। तो ये पहली जो हमारी राज्यसभा बनी थी उसमें ये सिस्टम अपनाया गया था ना। हम बात करते हैं आर्टिकल नंबर 80। आर्टिकल नंबर 80 जो हमें बताता है कि राज्यसभा का कंपोजिशन क्या होगा, यानी कि राज्यसभा में कितने मेंबर्स होंगे, किस स्टेट के कितने मेंबर होंगे, यूटीज के कितने होंगे, वो सब किसमें बताया गया है, राज्यसभा आर्टिकल 80 में। तो हमारे राज्यसभा की जो मैक्सिमम स्ट्रेंथ है, मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है, 250, जिसमें कि 238 मेंबर जो है वो स्टेट और यूटीज दोनों से लिए जाते हैं, जबकि 12 जो है वो नॉमिनेटेड मेंबर्स होते हैं। अब इन नॉमिनेटेड मेंबर्स को कौन अपॉइंट करता है, कौन नॉमिनेट करता है, तो यहाँ पर आंसर होगा प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो क्या अपॉइंट करते हैं नॉमिनेटेड मेंबर, मतलब 12 नॉमिनेटेड मेंबर्स को। अब ये किस किस फील्ड से होंगे, क्वेश्चन कभी कभी पूछ लिया जाता है कि जो फील्ड से इनको अपॉइंट किया था वो क्या है, तो वो है आर्ट, साइंस, लिटरेचर और सोशल सर्विस। लेकिन अगर हम ये बात करें तो किसी भी चीज़ की अगर 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। ये एक बनाया तो इसलिए गया था कि जो नॉमिनेटेड मेंबर यानी कि कुछ ऐसे पर्सन्स हैं जिनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी नॉलेज है, तो उनको भी बिना इलेक्शन के एक रास्ता दिया जाए कि वो अपनी जो बात है संसद में रख सकें, ठीक है, देश को मतलब आगे बढ़ाने के लिए अपनी बात रख सकें। इसलिए ये प्रोविजन जोड़ा गया था कि 12 मेंबर नॉमिनेट करेंगे। लेकिन आजकल क्या होता है पॉलिटिक्स में कि अगर कोई हार भी जाता है तो उसको क्या कि बैकडोर की एंट्री दे देते हैं और यहाँ से उसको एंटर करा देते हैं पार्लियामेंट में, ठीक है, एमपी से बना दिया जाता है। अगर ये तो हो गए मैक्सिमम कितने 250, और प्रेजेंट में है कितनी। देखो ज़्यादातर कन्फ्यूजन यही रहती है कि मैक्सिमम स्ट्रेंथ कितनी है और प्रेजेंट में कितनी है। तो बेसिकली अगर हम बात करें तो मैक्सिमम कितनी 250 और प्रेजेंट में है 245 मेंबर। इस 245 में से 225 मेंबर तो है डायरेक्ट किसके द्वारा चुने जाते हैं, स्टेट, यानी कि जो राज्यसभा के एमपीज होते हैं वो स्टेट से चुनकर आते हैं। 8 ऐसे हैं जो यूटी से चुनकर आते हैं, 12 हमने देख ली नॉमिनेटेड। अब 8 यूटीज की अगर हम बात करें तो 3 मेंबर तो दिल्ली से चुने जाते हैं, ठीक है, 1 पुडुचेरी से और 4 मेंबर जम्मू एंड कश्मीर से, यानी कि कुल मिला कितने हो गए, 8 मेंबर हो गए जो यूटीज में चुने जाते हैं, यूटी से चुने जाते हैं।
ना हम बात करें कि जो सीटों का एक बंटवारा किया गया है, यानी कि जो राज्यसभा में सीटें दी गई हैं कि किस स्टेट को कितनी सीटें दी जाएंगी, वो किसके हिसाब से दी गई हैं। हमारा फोर्थ शेड्यूल बिल्कुल बेसिकली यही बताता है कि राज्यसभा में सीटों का जो आवंटन किया गया है वो किसके आधार पर किया गया, पॉपुलेशन के आधार पर किया गया। ठीक है, अब ये सब चीज़ देख ली। अगर हम बात करें कि इनका एक चुनाव कैसे होता है, जैसे हमने बात करें कि हमारे यहाँ जो एमएलएस होते हैं या लोकसभा के सदस्य होते हैं, उनका जो इलेक्शन है वो बिल्कुल अलग है राज्यसभा के इलेक्शन से। राज्यसभा का एक तरीके से कह सकते हैं कि प्रेसिडेंट वाइस प्रेसिडेंट का जो इलेक्शन होता है उसी के आधार पर बिल्कुल सेम एज इट इज जो है वो किसका, राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। ये जो मेथड है इलेक्शन का वो कैसा है, प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाई मीन्स ऑफ अ सिंगल ट्रांसफरेबल वोट बाई इलेक्टेड एमएलएस। यानी कि प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का मतलब यहाँ पर ये हो गया कि सिंगल ट्रांसफरेबल वोट, कि जिस स्टेट में अगर हम बात करें एमपीज को, तो उस स्टेट की जो विधानसभाएं हैं एमएलएस जो होते हैं वो चुनते हैं, लेकिन उनको अपनी प्रेफरेंसेस देनी होती है। सपोज करो अगर यूपी से अगर हम बात करें कि 3 सीटों पर आज इलेक्शन होना है राज्यसभा का, तो तीनों कैंडिडेट की जो एमएलएस चुनेंगे वो अपनी प्रेफरेंस देंगे कि पहले पे किसको रखना चाहना है, दूसरे पे किसको, तीसरे पे। तो यही जो मेथड होता है इसी को कहा जाता है सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। हम जो इलेक्शन का टॉपिक जब उसमें कवर करेंगे तो इलेक्शन के जितने भी मेथड्स होते हैं, ठीक है, वैलिड पेपर क्या होता है, ठीक है, और सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम है, उन सभी के बारे में हम जो उसमें कवर करेंगे। लेकिन यहाँ इतनी जानने की जरूरत है कि ये जो राज्यसभा के जो मेंबर होते हैं वो सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम के माध्यम से उनको चुना जाता है। ठीक है, इसका जो ड्यूरेशन रहता है लोकसभा कितना रहती है, 6 साल के लिए रहती है। क्राइटेरिया, कोई भी व्यक्ति अगर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाहता है तो उसके लिए कम से कम मिनिमम एज कितनी होनी चाहिए, 30 साल, और दूसरी भारत का वो नागरिक होना चाहिए। ये 2 कंडीशन है राज्यसभा के सदस्य बनने के लिए। ना हम नेक्स्ट बात करते हैं कि चेयरमैन कौन होता है। भाई राज्यसभा का हर एक सदन को चलाने के लिए एक कार्यवाहक की जरूरत होती है, यानी कि ऐसे अधिकारी जो उसको लीड करें। तो इस केस में राज्यसभा के केस में कौन होता है, वाइस प्रेसिडेंट। और वाइस प्रेसिडेंट को कहा जाता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन, यानी आर्टिकल नंबर 89 जो है वो एक्स ऑफिसो चेयरमैन के बारे में बात करता है। एक्स ऑफिसो किस सेंस में कहा जाता है, देखो कि कोई भी व्यक्ति एक समय में एक से ज़्यादा पद पर नहीं रह सकता है। अब यहाँ पर 2 पद हो गए, एक तो हो गया वाइस प्रेसिडेंट और एक हो गया चेयरमैन, इसीलिए इसको कहा जाता है एक्स ऑफिसो चेयरमैन है। यानी कि जो मेन काम जो होता है वाइस प्रेसिडेंट का वही होता है कि राज्यसभा को उसको लीड करना। लेकिन जब कभी भी प्रेसिडेंट एब्सेंट होता है या वो अनेबल है टू परफॉर्म हिज ड्यूटी, उस केस में वाइस प्रेसिडेंट जो है वो क्या, प्रेसिडेंट का रोल प्ले करते हैं। और ऐसे केस में जब वो प्रेसिडेंट का रोल प्ले करेंगे तो जो चेयरमैन होगा, डेप्यूटी चेयरमैन होगा, वो क्या है, हमारी जो राज्यसभा का जो सदन है उसको लीड करेगा। ठीक है, अब हम अगर बात करें इसको हटाने की कि हटाया कैसे जाता है, भाई अगर मेन जो चेयरमैन है वो कौन है, प्रेसिडेंट, और प्रेसिडेंट को अगर हटाना है तो किसके द्वारा हटाया जाएगा, राज्यसभा के मेंबर्स के द्वारा। यानी कि रिमूव्ड ओनली इफ ही इज रिमूव्ड फ्रॉम हिज ऑफिस बाय द वाइस प्रेसिडेंट। यानी कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन को जब ही हटाया जा सकता है जब उसको वाइस प्रेसिडेंट के ऑफिस से हटाया जाता है, और ऐसा कौन कर सकता है, राज्यसभा के द्वारा इनको हटाया जाएगा। ठीक है, लेकिन लोकसभा में भी उस पर सहमति दी गई हो। अगर बात करें हम कि वाइस प्रेसिडेंट हैं, एक्ट एज ए प्रेसिडेंट, ये तो हमने देख ही लिया कि डेप्यूटी चेयरमैन रेजिग्नेशन लेटर किसको देते हैं, अगर उन्हें रिजाइन करना है डेप्यूटी चेयरमैन को तो वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देंगे किसको, वाइस प्रेसिडेंट को। लेकिन वाइस प्रेसिडेंट है वो किसको देंगे, प्रेसिडेंट को। यहाँ ये बात क्लियर होती है। ठीक है, नेक्स्ट है रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951। ये कहता है कि एनी पर्सन फ्रॉम एनी स्टेट कैन कंटेस्ट फॉर द राज्यसभा। यानी कि क्या है कि जो हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट है इसमें टोटल बताया गया है कि कैसे इलेक्शंस वगैरह किए जाएंगे टोटल। ठीक है, तो 2003 में इसमें एक संशोधन किया गया था, और उससे पहले क्या था कि कोई भी व्यक्ति जिस अगर राज्यसभा का इलेक्शन लड़ना चाह रहा है तो उसको उस स्टेट की लिस्ट में होना जरूरी है, तभी उस स्टेट से वो लड़ सकता है। लेकिन 2003 में संशोधन किया गया और उसमें एक प्रोविजन जोड़ा गया था कि कोई भी व्यक्ति किसी भी स्टेट से राज्यसभा के लिए इलेक्शन लड़ सकता है। यानी कि जो कंडीशन पहले लगाई गई थी राज्यसभा लड़ने की कि उस राज्य के सदस्य होना जरूरी है या उस राज्य की जो वोटिंग लिस्ट का मेंबर होना जरूरी है, उसको खत्म कर दिया गया था 2003 में। अब कोई भी व्यक्ति कहीं से भी जो है वो लड़ सकता है। नेक्स्ट हम बात करें डिस्क्वालिफिकेशन की। कब, ऐसा तो है नहीं कि कोई भी एमपी अगर एक बार इलेक्ट होकर आ गया तो उसको डिस्क्वालीफाई नहीं किया जा सकता है, उसको कई ग्राउंड दे रखे हैं और आर्टिकल नंबर 102 यही बताता है। देखो मैंने जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं यहाँ से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। वैसे तो नॉर्मली फैक्ट से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, लेकिन कुछ आर्टिकल्स ऐसे हैं जो आर्टिकल्स पूछे जाते हैं तो उनको मैंने लिख रखा है। ठीक है, जैसे उसमें बताया, ठीक है ये है 89 किसके बारे में बताता है कि एक्स ऑफिसर चेयरमैन के बारे में बता रहा है,
और अगर 102 बात करें तो डिस्क्वालिफिकेशन। डिस्क्वालिफिकेशन के ग्राउंड की बात करें तो पहला है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट। अच्छा, ये ऑफिस ऑफ प्रॉफिट एक ऐसी टर्म है जो कहीं भी क्लियर नहीं है कि आखिरकार ऑफिस ऑफ प्रॉफिट होती तो होती क्या है, ठीक है। लेकिन फिर भी यह बताया गया है कि ऐसी पोस्ट जहाँ सरकारी पद हो या सरकार की किसी भी चीज़ में हिस्सेदारी हो, उन सभी को ऑफिस ऑफ प्रॉफिट में रखा गया है। मैं अनसाउंड माइंड हो, ठीक है, इंसॉल्वेंट एंड वॉलंटरली एक्वायर सिटीजनशिप ऑफ फॉरेन स्टेट, यानी कि कोई भी व्यक्ति एकदम से किसी दूसरे देश की नागरिकता को अगर वो एक्वायर कर लेता है तो उस केस में भी उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, ठीक है। तो ये 4-5 ग्राउंड हैं इसको डिस्क्वालीफाई करने को एमपीस के। अच्छा, इस संबंध में कौन डिसीजन लेता है, तो प्रेसिडेंट का जो डिसीजन होता है वो फाइनल होता है, लेकिन फिर भी वो इलेक्शन कमीशन से इस संबंध में कंसल्ट कर सकता है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 101। आर्टिकल नंबर 101 क्या बताता है कि वैकेशन ऑफ द सीट्स, यानी कि जो राज्यसभा की सीट है वो कब खाली हो सकती है, यानी कि कोई भी व्यक्ति जो एमपीस होते हैं राज्यसभा के, उनको कब कब हटाया जा सकता है और किन ग्राउंड पे सीट खाली होती है। तो पहली तो है डबल मेंबरशिप। डबल मेंबरशिप का मतलब हो गया कि कोई भी एमपीस एक बार में एक ही सदन का सदस्य होगा, ठीक है। यानी कि ऐसा नहीं हो सकता कि उसने राज्यसभा का भी इलेक्शन लड़ा था और लोकसभा का भी, और वो एक बार में दोनों सदनों का सदस्य हो सके, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या फिर किसी ने एमपीस का भी इलेक्शन लड़ा और एमएलएस का भी, यानी अगर प्रेजेंट में बात करें तो वो एमएलए है और उसने आगे चल के एमपी का भी इलेक्शन लड़ा और वो भी जीत जाता है, तो ऐसे केस में क्या है कि उसको कोई सी ना कोई सी एक सीट अपनी छोड़नी होगी, ठीक है, अन्यथा उसकी दोनों सीटें ही खाली कर दी जाएंगी। तो ये होता है डबल मेंबरशिप के केस में। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन, यानी कि इन ग्राउंड पर भी सीटें खाली होती हैं। नेक्स्ट है रेजिग्नेशन, यदि वो अपना रेजिग्नेशन लेटर देता है तभी उससे क्या है सीट वैकेंट सीट जो है क्रिएट हो जाती है। नेक्स्ट है एब्सेंस, यानी कि वो 60 दिन तक लगातार बिना परमिशन के कोई भी एमपी एब्सेंट रहता है तब उसको भी क्या डिस्क्वालीफाई कर दिया, तो ऐसे केस में क्या है कि एक पद जो है वो उसका खाली हो जाता है। नेक्स्ट है इलेक्शन डिक्लेयर वॉइड बाय द कोर्ट, या तो किसी भी एमपी का जो चुनाव है वो कोर्ट के द्वारा वॉइड घोषित कर दिया गया हो, ठीक है, अनफेयर गलत तरीके से वो लड़कर आ गया है और ऐसे में कोर्ट जो है वो उसको सिद्ध कर देता है कि वो इलेक्शन है वो सही तरीके से नहीं लड़ा गया है, तब भी वैकेंसी क्रिएट हो जाती है। तो ये कुछ ग्राउंड्स हैं, इन आधार पर जो है एक पद जो है वो खाली हो जाता है। नेक्स्ट हम बात करें ओथ की बात की, जो जितने भी एमपीस इलेक्ट होकर आते हैं, चाहे वो लोकसभा के हो चाहे वो राज्यसभा के हो, उनको शपथ कौन दिलाते हैं, तो शपथ हमारे प्रेसिडेंट दिलाते हैं। प्रेसिडेंट दिलाते हैं और प्रेसिडेंट नहीं है तो उनके द्वारा कोई भी पर्सन जो अपॉइंट किया गया वो व्यक्ति क्या है कि उन सभी को शपथ दिलाएगा। शपथ किसके अनुसार दिलाई जाती है, तो आर्टिकल नंबर 99, ठीक है ना। ये कुछ ऐसे आर्टिकल्स हैं जो बताते हैं कि राज्यसभा को एक स्पेशल पावर दी गई है, क्योंकि एक ऐसा परमानेंट एक चैम्बर है, कह सकते हैं हम, एक परमानेंट बॉडी है जो कभी डिसॉल्व नहीं होती है, ठीक है। तो जरूरत पड़ने पर यदि सपोज करो लोकसभा भंग हो गई है और राज्यसभा है और ऐसी जरूरत पड़ जाती है कि एक नया लॉ बनाना है, ठीक, तो उस संबंध में क्या है कि राज्यसभा को पावर दी गई है कि वो बना सकती है। जैसे आर्टिकल नंबर 249 है, वो क्या बताता है कि राज्यसभा विद 2/3 मेंबर कैन मेक लॉ इन रेस्पेक्ट ऑफ नेशनल इंटरेस्ट आइदर इन द स्टेट लिस्ट, यानी कि कोई भी मैटर जो कि स्टेट लिस्ट का पार्ट है, यानी कि राज्य की सूची का भाग है और ये लगता है कि हमारे राष्ट्र के हित में जरूरी है उस विषय पर कोई लॉ बनाना, तो राज्यसभा 2/3 सदस्यों के द्वारा पास कर उस संबंध में लॉ बना सकती है। ये आर्टिकल 249 पावर देता है। नेक्स्ट है 250 क्या बताता है कि ड्यूरिंग दी इमरजेंसी, यानी कि हम बात करें इमरजेंसी 252, 256, 352, 356 और 360 में जो इमरजेंसी 3 तरीके की लगाई जाती हैं, उस पीरियड में भी आर्टिकल 250 हमारे जो है पावर देता है कि राज्यसभा है वो किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पर अपना एक कानून बना सकती है और ऐसा जो कानून बनाया गया है वो कब तक वैलिड रहेगा कि इमरजेंसी के 6 महीने के बाद तक, ठीक है। यानी कि किसी भी राज्य सूची पर अगर कोई भी लॉ बनाया गया है तो इमरजेंसी हटने के 6 महीने बाद तक वो वैलिड रहेगा। ये पावर दी गई आर्टिकल 250 में। नेक्स्ट है आर्टिकल 252 बताता है कि ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ 2 और मोर स्टेट मैटर लॉ, यानी कि कोई भी 2 या 2 से ज़्यादा राज्य यदि ये रिक्वेस्ट करते हैं कि किसी भी टॉपिक, यानी कि ऐसा स्टेट लिस्ट के मैटर पर, किसी भी स्टेट लिस्ट के मैटर पर कोई भी कानून बनाए, कानून को बनाए पार्लियामेंट यानी कि राज्यसभा, तो अगर उनकी रिक्वेस्ट पर राज्यसभा जो है वो लॉ उस संबंध में बना सकती है। आर्टिकल 252 क्या कहता है कि इंटरनेशनल एग्रीमेंट लागू करने के संबंध में,
कि जैसे अभी देखा है कि हमारे प्राइम मिनिस्टर्स हैं या फिर हमारे होम मिनिस्टर या फिर और भी जितने भी मिनिस्टर्स हैं वो एक दूसरे देशों की विजिट पर जाते हैं, और वहाँ पर यदि कोई भी एक एग्रीमेंट होता है, कोई भी ट्रीटी साइन होती है और उसको अगर अपने यहाँ अप्लाई करना है, उस संबंध में भी क्या है, कोई भी लॉ वगैरह बना सकते हैं। ये स्पेशल पावर जो है वो राज्यसभा को दी गई है। नेक्स्ट है आर्टिकल नंबर 312, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है कि हमारे यहाँ जो 3 ऑल इंडिया सर्विसेज हैं, ठीक है, इसके संबंध में यदि हम बात करें कोई और एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनानी है तो वो भी पावर किसको दी गई है, राज्यसभा के लिए। लेकिन एक शर्त रखी गई है कि यदि कोई भी एक नई ऑल इंडिया सर्विस बनाई जा रही है तो उस समय पे राज्यसभा के जितने भी मेंबर्स हैं उनके 2/3 सदस्यों के द्वारा उसको पास किया गया हो, तब एक नई ऑल इंडिया सर्विस जो है वो बनाई जा सकती है। ये 3 से 4 आर्टिकल्स हैं जो एक विशेष पावर देते हैं किन केस में, कि स्टेट लिस्ट के मैटर के केस में और ऑल इंडिया के केस में, इंटरनेशनल एग्रीमेंट के केस में। 2 से ज़्यादा राज्य जो है अगर वो रिक्वेस्ट करते हैं कि कोई भी मैटर स्टेट लिस्ट का है, उस संबंध में वो कानून बनाए। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है राज्यसभा से। वैसे तो जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट थे मैंने बताए हैं, कोशिश की एक सिंपल लैंग्वेज में और कोई भी फैक्ट उससे छूटे ना। लेकिन एक है कि नरगिस दत्त, यानी कि नरगिस दत्त जो है एक पहली इंडियन एक्ट्रेस थी जो राज्यसभा के लिए नॉमिनेट की गई थी, और कब की गई थी, 1993 में, ठीक है। ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है राज्यसभा के बारे में। बकाया जितने भी थे वो मैंने इसमें कवर किए हैं। अगली वीडियो होगी उसमें हम ऐसे ही लोकसभा के बारे में बात करेंगे, लोकसभा के जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं उनको अच्छे से डिस्कस करेंगे, और उसके आगे भी जो प्रोसेस होती है कैसे, जैसे डिलिमिटेशन कमीशंस वगैरह हैं राज्यसभा के, जो लोकसभा में जितने फंड होते हैं, ठीक है, उनके बारे में हम कवर, यानी 3 से 4 वीडियो में टोटल जो पार्लियामेंट चैप्टर है उसको हम कवर कर लेंगे। तो कैसी लगी वीडियो हमें कमेंट में ज़रूर बताएं।